भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट संस्कृति संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत की पहचान उसकी संस्कृति, सभ्यता और लोक परंपराएं हैं। यहाँ हर पर्व, हर परंपरा, हर ऋतु में जीवन का राग घुला है। कहीं लोक गीतों में भक्ति का सुर गूंजता है, तो कहीं दीपों की रोशनी में परंपरा का प्रकाश झिलमिलाता है। कार्तिक मास इन्हीं रंगों से भरा हुआ है। कार्तिक माह में ही मनाए जाते हैं दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पर्व और प्रबोधिनी एकादशी जैसे बड़े त्योहार। जाहिर सी बात है कि आज का संस्कृति संवाद भी इन्हीं रंगों से सराबोर होगा। सबसे पहले हम सांस्कृतिक प्रस्तुति में आपको दिखाएंगे कि छठ पूजा में कैसे भक्ति, गायन और वादन के माध्यम से भगवान सूर्य और प्रकृति को नमन किया जाता है। वहीं सिने सर्कल में आपको लेकर चलेंगे वाराणसी के उन घाटों पर जहां प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह और देव दीपावली का अद्भुत संगम होता है। इसके बाद विशेष साक्षात्कार में आपको मिलवाएंगे उस महान वायलिन वादक से जिन्होंने वायलिन पर ख्याल गायकी अंग को इस तरह से प्रस्तुत किया कि सब हैरान रह गए। फिर चलेंगे तेलंगाना के ऐतिहासिक गांव पालमपेट, जहां के प्रसिद्ध मंदिर रामप्पा की शिल्प कला हमारे गौरव का प्रतीक है। और आखिर में दिखाएंगे सुर्खियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संस्कृति संवाद। सुने के खड़ुआ हो दीनानाथ तिलका लीला। They believe in a cycle of death and rebirth, which implies that when we die, Bada Khyal, I'll be rendering a little later. I will take up a Madhyalai Khyal. 13वीं शताब्दी में बना यह स्थल अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मोहन खोकर द्वारा शुरू की गई वार्षिक नृत्य पत्रिका और द डांस ऑफ इंडिया फिल्म की स्क्रीनिंग शामिल थे। भारत की मिट्टी में लोकगीतों की ऐसी परंपरा रही है जो त्योहारों और लोक भावना को सुरों में ढाल देती है। छठ ऐसा पर्व है जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकृति की उपासना के रूप में प्रकट होती है। इसी आस्था को जब स्वर देती हैं बिहार की लोक गायिका चंदन तिवारी, तो हर तान में भक्ति की गहराई और लोक जीवन की मिठास जीवंत तो होती है। तो आइए सुनते हैं छठ के गीत चंदन तिवारी की आवाज में। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। कांच ही बांस के बहंगिया,
बहुत ही मशहूर है गीत छठ का। 2 लाइन सुनाऊंगी। आदरणीय विंध्यवासिनी जी का ये गाया हुआ गीत है। सोने के खड़ुआ हो दीनानाथ दिला कालीला, सोने के खड़ुआ हो दीनानाथ दिला कालीला, आते साटा दुनिया हो दीनानाथ दुवरिया लेला था, आते साटा दुनिया हो दीनानाथ दुवरिया साबा के डालियाँ हो दीनानाथ लिहा लामाना, साबा के डालियाँ हो दीनानाथ लिहा लामाना, अरे हमारो डालियाँ हो दीनानाथ पारा ले कामाय, हमारो डालियाँ हो दीनानाथ पारा ले कामाय, सोने के खड़ुआ हो दीनानाथ दिला कालीला, 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 सोने के खड़ुआ हो दीनानाथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भक्ति जब लोकगीतों के जरिए व्यक्त होती है तब संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी की ये प्रस्तुति सच में लोक परंपरा की जीवंत झलक थी। छठ के बाद आती है प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी। 4 माह की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि में पुनः चेतना का संचार होता है, उसी दिन मनाई जाती है प्रबोधिनी एकादशी। इसी के साथ आरंभ होता है तुलसी विवाह, जो शुभता, मंगल और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। तो आइए सिने सर्कल में देखते हैं यही अनुपम दृश्य फिल्म डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ घाट्स इन वाराणसी के माध्यम से। These events belong to the realm of Puranic Gathas or Upakhyans and are relatively lesser known than the epics like Ramayana and Mahabharata. From within the followers of the Hindu faith, not everyone knows about them. It also turns out that Tulsi Vivah has much larger appeal for the devotees than the Bhishma Panchak and Deva Deepavali. Tulsi plant occupies a place of pride and sanctity in Hindu mythology. Its petals are used for the worship of gods and goddesses, particularly that of Vishnu. Hindu households cherish having a Tulsi plant in front of their houses. Women worship these plants with great devotion and faith as a daily routine. Salegram Shila, an ammonite fossil, is identified and worshipped as Vishnu. It is the marriage between these two that is held year after year on these ghats by several groups of women. It is noteworthy that the metallic icons of Vishnu have replaced the traditional Salegram fossil for reasons that can only be guessed. If we look at these events superficially as mere recurrent celebrations and brush them aside as trivial rituals, it would tantamount to eating the menu instead of the dinner. Before attempting to fathom the complex issues that provide these celebrations with a holistic overview and unveil their allegoric substance and meaning, it would be appropriate to state that amongst the 3 events chosen for observation and analysis, it is the Tulsi Salegram Vivah which will be the subject of our primary focus. Tulsi Katha
is a Puranic story. The central character of this mythological Gatha is Vrinda, a lady of exemplary character. Wholly and solely devoted to her husband, she represents the role model for an ideal wife as per the tenets of the Sanatan Dharma. She is an epitome of the Pativrata Dharma. A deeply religious woman, she adheres to the principles of Dharma in word and letter to the extent that she is revered even by the gods. She is unwavering in her faith and devotion to her husband, who's a Danav, a demon. Briefly, the story goes like this. The oldest of the great world religions, Hinduism, began in India at least 5,000 years ago. Hindus believe in one great power or supreme God called the Brahman, who's omnipotent, omnipresent, as well as omniscient. They believe in a cycle of death and rebirth, which implies that when we die, our souls live on in another person, animal or plant in accordance with our deeds or karma as humans. The goal of the Hindu is to live such a noble and virtuous life and adopt the path of righteousness in accordance with the values propounded by scriptures, so that the cycle of birth and death is broken to enable the soul to become a part of the Brahman. The practical discipline or sadhana of the way of liberation is a progressive disentanglement of oneself or soul from every identification. The God, according to the Mandukya Upanishad, is that which is conscious, neither of the subjective, nor of the objective, nor of both, which is neither simple consciousness, nor undifferentiated sentience, nor mere darkness. It is unseen, without relations, incomprehensible, uninferable, and indescribable, the essence of self-consciousness, the ending of Maya. क्या अद्भुत दृश्य था। माँ गंगा की गोद में तैरते हजारों दीप हर दिल में नया प्रकाश जगाते हैं। रोशनी ही रोशनी। बनारस के घाटों की भव्यता और तुलसी विवाह ये संदेश देते हैं कि भारतीय संस्कृति में हर पल जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। भक्ति और संगीत के इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलवाते हैं पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम से, जो शास्त्रीय संगीत की महान विभूति हैं। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की एमेरिट्स प्रोफेसर भी रहीं। वायलिन की तकनीक में उनका योगदान वैसा ही माना जाता है जैसा पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी में, उस्ताद बुंदू खान का सारंगी में और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई में। आइए सुनते हैं डॉक्टर एन राजम से हुई खास बातचीत। When violin got introduced in the north, the sitar and sarod were reigning supreme, and it was Tantrakari style on them. Violin was considered on par with those instruments, and naturally, violinists also adopted the same style, Tantrakari style, Gatkari style. And for accompaniment to vocal music, there was sarangi already. So there was no need to develop a vocal technique on the violin at that time. So when I switched over to the north, all the violinists were playing the Tantrakari style. I thought, why not do something new? Why not try vocal style on the violin for Hindustani music? In Carnatic music, there is no separate style for instrumental music as such. All the instruments play the Gaiki style only. So I was also playing Carnatic music in the Gaiki style when I came to the north for learning Hindustani music. After 15 long years of research, is capable of reproducing all forms of vocal music in the Hindustani system. There are different forms of vocal music, like
ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा, भजन, why even Natya Sangeet, Abhang, and so on and so forth. Dhrupad style alap a little, followed by Nomtom. I won't give a detailed presentation. It's just a sample. It's just for a minute or two. Bada Khyal, I'll be rendering a little later. I will take up a Madhyalay Khyal. डॉक्टर एन राजम के खास इंटरव्यू के बाद आपको ले चलते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ। संस्कृति मंत्रालय की बेहद खास पहल है मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत के गांव उसकी आत्मा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे तेलंगाना के एक छोटे से गांव पालमपेट में। ये अपनी अनूठी परंपराओं और भव्य रामप्पा मंदिर के लिए जाना जाता है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके शिल्पकार पर रखा गया। मंदिर की शिल्पकला अद्भुत है, तो आइए आपको ले चलते हैं गांव पालमपेट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और भारत के प्राचीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकता हुआ सितारा रामप्पा मंदिर का केंद्र पालमपेट तेलंगाना के वारंगल जिले के वेंकटापुर मंडल में स्थित है। यहाँ का रामप्पा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी में बना यह स्थल अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ संपूर्ण विश्व से प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आकर भारत के गौरवशाली इतिहास का अनुभव करते हैं। मंदिर काकतीय साम्राज्य के शासकों द्वारा भगवान शिव की आराधना के लिए बनवाया गया था। मंदिर में नंदी की प्रतिमाओं के साथ साथ 9 फुट का शिवलिंग विराजमान है। मंदिर के खंभों, दीवारों और छतों पर की गई नक्काशी रामायण, शिव पुराण इत्यादि के धार्मिक प्रसंगों का वर्णन करती है। काकतीय शासकों द्वारा सिंचाई के लिए बनवाई गई रामप्पा की झील तत्कालीन समय की प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचीन समय से विज्ञान के क्षेत्र में यह भारत की निपुणता का प्रमाण है। वर्तमान समय में यह एक बेहद सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। एक ओर पर्वतों से घिरी ये झील सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सुनहरी प्रतीत होती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ परिवेश और सौम्य वातावरण पर्यटकों को खूब लुभाता है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का केंद्र
पालमपेट पर्यटन के लिए आदर्श है। ये गांव हमारा परिचय भारत के गौरवशाली और जीवंत इतिहास से कराता है तथा यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हमारे मन को शीतलता प्रदान कर हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो ये था हमारा आज का संस्कृति संवाद, जिसमें आपने भारतीय संस्कृति के कई रंग देखे। यही तो है संस्कृति संवाद का असली मकसद, कि आपको भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं के साथ हम रूबरू करवाएं, उन कहानियों और परंपराओं से परिचित आपको कराया जाए जो हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़ती हैं। पर याद रखिए, ये सफ़र तभी पूरा होगा जब आप भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो अगर आपके गांव या शहर में कोई अनोखी परंपरा है, लोकगीत या विरासत है, तो उसकी फ़ोटो, वीडियो, अपनी फ़ोटो और नाम के साथ इस ईमेल आईडी पे भेजिए। भले ही वो क्लिप 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, अगर उसमें संस्कृति की झलक है तो फिर वो अगले एपिसोड में जगह पा सकती है। याद रखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव की कहानी कहने का नेशनल मंच है। अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का। चलते चलते देखिए IGNCA में हाल ही में हुए कुछ खास कार्यक्रमों की झलकियां सांस्कृतिक सुर्खियां सेगमेंट में। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे कल्चर के कुछ नए कलर्स, साउंड्स और स्टोरीज के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार। प्रोफेसर मोहन खोकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सांस्कृतिक अभिलेखागार द्वारा विशेष समारोह का आयोजन हुआ। भारतीय नृत्य इतिहास का दर्पण कहे जाने वाले प्रोफेसर मोहन खोकर के सम्मान में आयोजित इस समारोह में पूरे भारत से लगभग 100 कलाकारों ने विविध नृत्य शैलियों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिससे IGNCA परिसर कला रस से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम की गरिमा तब और बढ़ गई जब प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व लेखक डॉक्टर करण सिंह ने स्मारक व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रोफेसर खोकर के जीवन, कार्य और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वो पहले हमारे डांस अगर कोई रहे विशेषज्ञ जिन्होंने पब्लिक को डांस के बारे में बताया तो वो मोहन खोकर थे। वो लिखते रहते थे, फोटो छापते रहते थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह ने मोहन खोकर के कार्यों को भारतीय परंपरा और नृत्य कला के संरक्षण की मिसाल बताया। उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी, तीक्ष्ण, कि छोटी से छोटी कोई भी चीज होती जिसपे नृत्य के संबंध में कुछ होता तो उसको खरीद लेते, उठा लेते, मांग लेते। यहाँ तक कि माचिस बॉक्स पे उन दिनों नृत्य की कुछ आकृतियाँ थी, वो माचिस बॉक्स भी उस कलेक्शन में है। केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने प्रोफेसर खोकर के बहुआयामी योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें सांस्कृतिक स्तंभ कहा। मोहन खोकर डांस कलेक्शन का उल्लेख आया अभी, तो मुझे लगता है कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाना चाहिए और उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कला और संस्कृति का इतना बड़ा कलेक्शन कहीं किसी भी संस्थान या किसी भी इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी के पास होगा। कैसे आने वाली पीढ़ी के जो कला के, संगीत के, डांस के विद्यार्थी हैं उनको इससे जानकारी मिल सके, प्रेरणा मिल सके। रिसर्च की, शोध की इतनी सामग्री इस कलेक्शन में है कि हम सब कल्पना नहीं कर सकते। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर अचल पांड्या के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। The Mohan Khokar dance collection has been hailed by UNESCO Dance Council, the Lincoln Center in the New York, and the Stockholm Dance Museum as a treasure beyond compare. It holds within it over centuries of India's dance history, preserved through nearly 4,000 books, 5,000 journals, 25,000 photographs, and 50,000 program brochures, and more than 100,000 press clippings. इस अवसर पर
कई अन्य खास आयोजन भी हुए, जिनमें द A to Z ऑफ इंडियन डांस प्रदर्शनी, मोहन खोकर द्वारा शुरू की गई वार्षिक नृत्य पत्रिका अटेंडेंस के रजत जयंती विशेषांक इंडियन डांस इन फ्रांस का विमोचन और द डांस ऑफ इंडिया फिल्म की स्क्रीनिंग शामिल थे। IGNCA के कला निधि प्रभाग, क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय महेश्वर नियोग स्मृति व्याख्यान और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर महंता ने डॉक्टर महेश्वर नियोग के असाधारण और बहुआयामी योगदानों को रेखांकित किया।